ओके जी, तो हमने अपनी कल की क्लास में बड़ी मुश्किल से की ऑडिट मैटर किया था। अच्छा भाई जल्दी से ये बता दो, की ऑडिट मैटर कौन से मैटर्स होते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं इन ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। अच्छा, तो क्या सिग्निफिकेंट होना सिर्फ काफी है? अच्छा जी, और तो क्या इसका डिस्क्लोज होना लाजमी है? नहीं सर, लाजमी नहीं है। तो हमने ये बड़ी क्लैरिटी के साथ देखी थी। अच्छा, तो ईओएम के अंदर क्या हम ये देखते हैं कि हमारा मैटर जो है वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल हो? यस, और डिस्क्लोज होना भी लाजमी है। पर वहां पे एक शर्त थी कि ये कि भाई वो मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई और वो की ऑडिट मैटर ना हो, और की ऑडिट मैटर को प्रेफरेंस दी गई थी ओवर ईओएम। क्योंकि वहां पे जब आप कहते हैं कि वो एक की ऑडिट मैटर है, क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और वहां पे आप ये भी बताते हैं कि उसके ऊपर आपने काम क्या किया था। पर यही चीज आप कहां नहीं बताते ईओएम में। ईओएम के अंदर आप ये हरगिज नहीं बताते कि आपने काम क्या किया था, पर यही चीज कहां बतानी होती है? कैम में। तभी उसको प्रेफरेंस दी गई है ओवर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। चलें जी आगे। इसी रिपोर्ट के अंदर आपके पास एक और सेक्शन आ रहा होता है जिसका नाम है अदर मैटर। कोई और मैटर? सही जी, अदर इंफॉर्मेशन। मैटर तो नहीं कह रहे, खैर अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमने कहा अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ क्यों डाला गया, जरा उसकी बात कर लेते हैं। हमने ये कहा कि भाई आपके पास, मैंने इसका पहले तस्करा किया हुआ भी है, कि आपकी एक एनुअल रिपोर्ट बनती है। एनुअल रिपोर्ट। अच्छा भाई, एनुअल रिपोर्ट के अंदर शुरू के पेजेस के ऊपर डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, और डायरेक्टर उस रिपोर्ट के अंदर, यहां पे फोकस होके देखना, डायरेक्टर उस रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट्री करते हैं। अच्छा, कमेंट्री में क्या क्या तफरीयां करते हैं जरा ये भी देख लेते हैं। अच्छा, कमेंट्री के अंदर वो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो जीपी रेशियो है वो 25% से 32% हो गया, जिनके रीजंस ये हैं। सही है जी, वो बोलेगा हमने ये स्ट्रेटजी को ऑप्ट किया। भाई ये डायरेक्टर्स बोलेंगे कहां पे? फाइनेंशियल्स में, अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में। अच्छा, फिर वो कहेंगे कि भाई क्योंकि हमने लोन लिया हुआ था, हमने अपना इंटरेस्ट कवर रेशियो इतने से इंप्रूव किया है, सेल्स की इतने से ग्रोथ हुई है। वो सारी की सारी चीजों की जो बकवास है, अपनी जो अच्छाइयां हैं, वो कहां बताएंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। अच्छा, पर ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो वो दे रहा है, वो किसको देख के दे रहा है? एफएस को। और इस एफएस के अंदर बैलेंस शीट आ रही है, पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स। ये सारी चीजें इससे रेप्लिकेट हो रही हैं, यहीं से उठ के आनी चाहिए ना। अच्छा, अब कोड ऑफ एथिक्स जब मैं सिखाऊंगा तो वो कोड ऑफ एथिक्स आपको एक बात कहता है कि ऑडिटर को अपना नाम किसी ऐसी चीज के साथ मुंसलिक नहीं करना, एसोसिएट नहीं करना जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग हो या रेकलेसली फर्निश की गई हो। क्या बोला? रेकलेसली, बगैर किसी ध्यान के। वापस से अगेन, ऑडिटर को कहा गया भाईजान आपने अवेयर रहना है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपके सिग्नेचर चलते हैं मार्केट में, आपके सिग्नेचर के बेस के ऊपर हजारों शेयर होल्डर, लाखों शेयर होल्डर, मिलियन शेयर होल्डर इस बात पे एतमाद करके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि सब सही चल रहा है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फेक चीज नहीं हुई हुई। अब जरा तुम ये सोचो, जो मैंने तुम्हें कल बैंक की एग्जांपल दी थी, उस बैंक के अंदर जब प्रीवियस ऑडिटर ने रिपोर्ट दी थी तो सब ने देखा होगा क्या बेहतरीन प्रॉफिट है, पर क्या वो जेन्युइन प्रॉफिट था या इंटेंशनल रिवर्सल ऑफ प्रोविजन? इंटेंशनल रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, जो कि जेन्युइन रिवर्सल होना भी नहीं चाहिए था ना। उसने खाली एस्टिमेट्स को अपने फेवर में चेंज करके इनकम प्रोड्यूस की, जो कि होनी प्रोविजन होना चाहिए था, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ये बता रही थी कि उसके जो बोरोवर्स हैं
उस सेक्टर के वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उसका जो आपका डिफॉल्ट रेशियो है वो ये बनता है। उसने जानबूझ के अपने डिफॉल्ट रेशियो को डिस्टॉर्ट करके अपनी फेवर में रिजल्ट्स को कन्वर्ट कर दिया था। तो क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे थे? नहीं दे रहे थे ना। ऐसा ही है। चलें, ये बात तो आपके सिग्नेचर के बेस पे लोग कहते हैं कि सब सही चल रहा है, तो लोगों ने पैसे डाल दिए होंगे, खत्म हो गई बात। अब जाहिर सी बात है, जब सब्सिक्वेंटली ये पता लगा जो हमने हालत की है, उससे पता लग गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो 1 पे आ गया, तो वो कह रहा है भाई आपके सिग्नेचर की अहमियत है। हमने कहा चलो भाई हमारे सिग्नेचर की अहमियत तो है, तो उससे अदर इंफॉर्मेशन से हमारा क्या ताल्लुक है? उसने बोला अदर इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पार्ट तो नहीं होती पर उसके साथ चिपक के जाती है, जिस पे डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कमेंट्री करते हैं। वो कह रहा है क्योंकि ये इसके साथ चिपक के जा रही है, ऑल्दो आपने ऊपर क्लियर कर दिया है कि वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, और फाइनेंशियल्स में यही आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है इवन तो आपने ऊपर क्लियर कर दिया है, क्योंकि आप हैं ऑडिटर साहब और ये इंफॉर्मेशन चिपक के जा रही है, तो आप पे हम एक जिम्मेदारी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जिम्मेदारी लगाते हैं। जिम्मेदारी ये लगाते हैं कि आप उठाएंगे डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करेंगे उठा के डायरेक्टर्स की रिपोर्ट? उसने कहा डायरेक्टर्स की रिपोर्ट उठा के आप एक काम ये करेंगे, एक एक चीज मैच करेंगे कि भाई वहां पे अगर वो रेशियो कह रहा है कि जीपी रेशियो इतना है, क्या फाइनेंशियल्स में भी वही है या नहीं है? अच्छा, अगर इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है, अगर इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी आती है, तो आप इस अदर इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ में वो बताएंगे कि हमने डायरेक्टर रिपोर्ट को उठाया और वहां से चीजों को मैच किया, उसमें ये इनकंसिस्टेंसी मिली है, अलबत्ता मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मेरे एफएस बिल्कुल सही है। वापस से मैंने ओपिनियन किस पे दिया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, रिपोर्टिंग में नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जिसमें गिनती की चीजें आ रही है ना, बैलेंस शीट, पीएनएल, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स। हमने कहा हमने इस पे ओपिनियन दिया, इससे आगे हम नहीं गए। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने एडिशनली एक जिम्मेदारी समझी जिसमें मैंने अदर इंफॉर्मेशन को उठाया और उसको एफएस से कंपेयर किया। वही रेशियोस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड डायरेक्टर्स बकवास कर रहे हैं, हमने देखा क्या वो बताई गई चीजें कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर उसमें कंसिस्टेंसी है तो मैं यहां लिखूंगा वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। क्या लिखूंगा? वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। अच्छा, अगर इनकंसिस्टेंसी है तो हम बताएंगे कि ये चीज इससे मैच नहीं कर रही, और फिर हम बोलेंगे अलबत्ता हम इस पे कोई ओपिनियन क्यों नहीं दे रहे, हमारा काम नहीं है। तो ये मैच करना हमारा काम था, यस, ताकि आप सिर्फ इस जिम्मेदारी को ओन कर लें कि आपको अपने आप को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से सिर्फ एसोसिएट नहीं करना जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो। इतना काम करना है आपने, इसके आगे आपका काम नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ आपके एफएस में गलती होती, तो क्या यहां बताते? ओपिनियन में, ओपिनियन में बताते। अच्छा, अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी होती तो उसके सिर्फ, तो ये तो सिर्फ इसलिए है कि अदर इंफॉर्मेशन जो एफएस के साथ चिपक के जा रही है, आपने देखना है क्या उन दोनों में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। अच्छा, ये पैराग्राफ जो अदर इंफॉर्मेशन का है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट कंटेंट का पार्ट है। तो आपको इस हद तक पता होना चाहिए, क्योंकि इसका अलग चैप्टर है सीए फाइनल में, तो आपको एटलीस्ट इस हद तक पता होना चाहिए कि इस पैराग्राफ का मकसद क्या है। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि ये जो अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन है, इस अदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन के अंदर आपने क्या काम करना होता है? कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ उठानी है कौन सी अदर इंफॉर्मेशन, उसको मैच करना है किससे? एफएस से, और देखनी है कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। इफ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, क्या यहां पे बता देंगे? अच्छा, अगर इफ यू डोंट फाइंड एनी इनकंसिस्टेंसी तो क्या लिखेंगे? अच्छा, इस पैराग्राफ में ना कुछ लफाजी ऐसी होती है, मैं वैसे ही रीड कर लेता हूं, कोर्स का पार्ट नहीं, फिर भी समझने के लिए। इन ऑडिट वो लिखता है, इन ऑडिट हम सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, और अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी हो जाती है तो हम आपको बता देते हैं। ये लिखना होता है इस पैरा में। अच्छा, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो हम लिख देंगे वी हैव, और अगर कोई है तो वी रिपोर्ट द फॉलोइंग इनकंसिस्टेंसी, कि जीपी रेशियो उसने गलत बताया हुआ है। अच्छा, पहले तो आप मैनेजमेंट को बोलते हो कि भाई सही कर ले वो, तो वो बोलेगा जाओ सही नहीं करता तो क्या तुम ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे? तो मैंने कहा भाई मैं ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करूंगा, मैं अदर इन्फॉर्मेशन में बता दूंगा। तो बोलेगा तुम्हें क्या पंचायत है, तुम क्यों बता रहे हो, मेरी इन्फॉर्मेशन है ना। तो हम क्या बोलेंगे? आयजा ने बोला है इधर। अच्छा भाई, आयजा ने बोला है इधर।
आज आपको ये कह रहा है कि भाई आप लोगों ने अपने आप को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करना जो कि फॉल्स और मिसलीड। अच्छा, ये मैं इसलिए भी आपसे जिक्र कर रहा होता हूं कि जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे ना, तो एग्जामिनर ऐसा हो सकता है कि बोले कि मैनेजमेंट इज रिफ्यूजिंग टू करेक्ट अदर इंफॉर्मेशन। देन आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप बोलेंगे वी विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट अदर इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम दैट द ऑडिटर does not have to associate himself with any sort of information that is false or इंग्लिश में लिख लेंगे बाद में, पर समझ आ गई ना बात? क्लियर है? ओके, यहां तक कोई मसला? अदर इंफॉर्मेशन क्लियर है? चलें जी, हम चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर। यार उससे पहले अनीप जरा ये तो पता नहीं क्या ये कब सही करेंगे। अब तो इसको मैनेजमेंट वाले को ही लगाना पड़ेगा, पकड़ के खड़ा हो जाइए। बुला ले उसको, बुला ले उसको बोलिए तो सही करे। सर ओपिनियन में एफएस के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट अटैच होगी? ओपिनियन में एफएस के साथ नहीं, देखो आप गलत समझ रहे हो। सुभान, देखो बात समझो भाई, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले डायरेक्टर रिपोर्ट के पेजेस होंगे और उसके बाद डायरेक्टर रिपोर्ट जहां खत्म होगी ना, देखो जब डायरेक्टर रिपोर्ट शुरू होती है ना तो उसके पीछे एक गत्ता लगाया जाता है जिसका नाम होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो आपको बताता है क्लियरली कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट है, फिर वो डायरेक्टर रिपोर्ट में कमेंट्री होती है, फिर जैसे ही वो खत्म होता है फिर एक हेडिंग आती है अगले पेज पे इतनी बड़ी सी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके अगले पेज से एफएस शुरू होते हैं। वो क्लियरली डिफरेंशिएट तो हो रहे होते हैं बट एक ही पलंदे का पार्ट है ना। आप ये कह रहे हैं आपने ओपिनियन इस पूरी एनुअल रिपोर्ट पे दिया या एफएस पे? तो वो आपने अपनी रिपोर्ट में भी क्लियर किया हुआ है। तो जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू होते हैं ना तो उसके बाद सबसे पहले आपकी रिपोर्ट लगती है और रिपोर्ट के बाद एफएस। क्योंकि जब सबसे पहले बंदा पेज खोले तो उसको एनुअल रिपोर्ट के बाद क्या देखेगी? सबसे पहले रिपोर्ट नहीं, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग के बाद क्या होगा? रिपोर्ट, और रिपोर्ट के पीछे क्या होंगे? एफएस। तो वो क्लियरली डिफरेंशिएट तो हो रहा है कि मेरे जो एफएस हैं मैंने उस पर रिपोर्ट दी हुई है, बट अगेन ये आप सिर्फ सामने वाले को मिसगाइड ना हो जाए वो इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि मैंने आपके लिए ये भी कर लिया कि मैंने उसको मैच कर लिया और कोई अगर इनकंसिस्टेंसी थी तो वो मैंने आपको बता दी है। क्लैरिटी है? पक्की बात है? चलें जी, अब यहां पे ओपिनियन सिर्फ एफएस पर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अदर इंफॉर्मेशन में बस वी क्रॉस चेक के क्लेम्स मेड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अगला सेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां। तुम एक सोच के बाद बताओ, हम जब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने एंगेजमेंट लेटर में लिखी होगी ना, कि हम जब एंगेजमेंट लेटर में एंटर हो रहे थे तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने मैनेजमेंट को कहा होगा कि तुम एफएस बनाओगे, तुम इंटरनल कंट्रोल लगाओगे। वो क्यों लगाएगी इंटरनल कंट्रोल? क्योंकि उसका काम है ना। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल वो इसलिए लगाती है ना कि कोई मिस स्टेटमेंट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो और कोई एरर। ये सारे मकसद को अचीव करने के लिए वो इंटरनल कंट्रोल लगाती है मैनेजमेंट। तो अच्छा, अब दो जिम्मेदारियां हो गई जो हम कह रहे हैं, एक एफएस बनाना, दूसरा इंटरनल कंट्रोल लगाना, ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि सामने वाली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड या एरर। आप तसव्वुर करें ना, एक एक करके हमने तो इंटरनल कंट्रोल को डिटेल में कवर किया। इंटरनल कंट्रोल के अंदर अगर आप अपनी इन्वेंट्री पे सरप्राइज काउंट्स ना रखें तो क्या फ्रॉड हो सकता है? एग्जिस्टेंस का मसला हो सकता है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई फ्रॉड और एरर ना हो इसलिए कंट्रोल लगाओ। और किसको कहा? हम क्या करते हैं? उसको समझते हैं, रिस्क असेस करते हैं, और रिस्क असेस करने के बाद देखते हैं डिजाइन इफेक्टिव है, और डिजाइन इफेक्टिव होता है तो फिर हम टेस्ट करते हैं और फिर उसके आगे ऑडिट बनता है। क्लियर है? तो वो सारी चीजें। खैर अब देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ। तो एक मुझे एक चीज समझा दो, सिर्फ एंगेजमेंट लेटर जब तुम साइन करते हो मैनेजमेंट के साथ तो वहां पे भी ये बात लिखी हुई है, यहां पे क्यों लिख रहे हो? यहाँ शेयर होल्डर को बता रहे हैं कि भाईजान हमें अपॉइंट किया गया था, डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था आपको, आपने हमें अपॉइंट किया है, तो आपकी अपॉइंटमेंट के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि ये एफएस हमने नहीं बनाया, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वो वाले इंटरनल कंट्रोल जो कि मैनेजमेंट सोचती है कि नेसेसरी है कि मेरा फ्रॉड और एरर प्रिवेंट हो जाए, जिसको हम
सीधी जबान में कहते थे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते थे? यानी मैनेजमेंट पहले रिस्क असेस करती है ना कि यार इस जगह पे ये रिस्क हो सकता है। लेट्स से एक बंदा अगर मुझसे माल उधार पे खरीदने आ रहा है तो मैनेजमेंट सोचती है, असेस करती है क्या मसला हो सकता है, भाई मैं किसी ऐसे को उधार पे माल ना दे दूं जो कि पे, तो ये रिस्क है। इसके अगेंस्ट में मकसद क्या है? नहीं, मकसद ये है कि बैड डेट्स ना हो, ऐसा ही है ना। तो उस मकसद को अचीव करने के लिए क्या लगा दूंगा? तो तभी तो यहां पे लिखा हुआ है विच मैनेजमेंट डिटरमाइंस नेसेसरी, कि अगर मैं वो कंट्रोल लगाऊंगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गए, चाहे वो फ्रॉड के जरिए हो या एरर के जरिए हो। क्लियर है? और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम्हें गोइंग कंसर्न के वक्त पे भी बताई थी, वो क्या क्या रहा है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है असेस करना कि कंपनी की एबिलिटी है कि वो गोइंग कंसर्न है। ये तुम नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि क्या वो जो क्लेम कर रही है कंपनी, क्या वो सही है या नहीं है। और अगर हमें कोई शक था तो हमने उससे बोला था कि भाई तुम बताओ तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आपकी एबिलिटी आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के प्लान ही डिसाइड करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, अनलेस कि मैनेजमेंट खुद बोले कि हम बंद हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी असेस करने की? हम सिर्फ देखेंगे कि उसकी असेसमेंट में कोई गलती तो नहीं है या कोई रिस्क तो नहीं है, क्या वो कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम ये चेक करेंगे कि क्या उसका क्लेम रीजनेबल है या नहीं है। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं ऑडिटर की जिम्मेदारी पे। जी, नहीं सिर्फ ये लिख देंगे, रिपोर्ट में लिख दिया जाएगा मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल for preparation of financial statements and maintaining such internal controls that the management deems necessary to implement to make sure that the financial statements are free from। तो हम क्लियर कर रहे हैं शेयर होल्डर को कि भाईजान उसकी जिम्मेदारी थी, सही है। और फिर हम अपनी जिम्मेदारियां भी तो बताएंगे ना। अच्छा ताहा कह रहे हैं सर कॉपी करना है, यानी बुक में सब है। मैंने तो शुरू में कहा था ना पहली क्लास में कि बुक में सारी चीजें डाल दी हैं और समरी डाली है, ताकि आप इसी के ऊपर नोटिंग करते हैं जो एडिशनल बातें हैं। क्लियर है सर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रैम करनी है या जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस? आप 3-4 बार रीड करें आपको याद हो जाएंगी। भाई अभी सीधे सीधे चलो इसको हटा देते हैं ना, मुझे सिर्फ एक बात समझाओ, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? एफएस बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना और गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना, बस। अब इसको 3 बार रीड करेंगे तो वो अंग्रेजी भी बैठ जाएगी और अभी आगे इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि खुद ब खुद याद हो जाएगा। सर आई नो अ लिस्टेड कंपनी हु नेवर हैव सरप्राइज इन्वेंट्री काउंट्स बट ओनली एट द मंथ एंड। तो सही है ना, अगर महीने के आखिर में भी हो रहा है, आप ये पूछें उनसे, जिस लिस्टेड कंपनी को आप जानते हैं उससे ये पूछें कि क्या वहीं के ही बंदे करते हैं या इंडिपेंडेंट पर्सन्स करते हैं। अगर वेयर हाउस के बंदे ही काउंट करते हो तो अच्छा कंट्रोल है। क्यों? वो तो बोलेंगे सर थैंक यू सो मच आपने हमसे काउंट करवाया, सब इन्वेंट्री बिल्कुल सही है जो किताबों में आ रही है, सही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि काउंट होना चाहिए। हेड ऑफिस के पर्सन्स करते हैं, सरप्राइज नहीं करते, एक टाइम पे करते हैं, खौफ बना रहेगा कि काउंट होता है और वो चीज गायब हुई तो सामने आ जाएगी। क्लियर है? तो वो तो बिल्कुल सही है कंट्रोल। हाँ, इंडिपेंडेंस चेक करना जरूरी है। चलें अब आते हैं हम ऑडिटर की जिम्मेदारियों पे। अच्छा ये थोड़ा सा देखो कितनी लेंदी है, खैर अब एक एक करके इसको भी आसान करते हैं। ऑब्जेक्टिव, वो सबसे पहले बता रहा है कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव मकसद था कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करना, रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा मैं 2-3 बातें पूछ लेते हैं। मैं रीजनेबल एश्योरेंस इसलिए देता हूं क्योंकि मैं सब चेक नहीं कर सकता और इनहेरेंट रिस्क होता है, एस्टिमेट्स और जजमेंट्स होते हैं तो मैनेजमेंट कहीं भी कुछ भी कर सकती है, ऐसा ही है ना। तो इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ना इंटरनल कंट्रोल्स की भी। तो ये सारी वजूहात, टाइम लिमिटेशन, नॉट 100% ऑडिट, हाई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी चीजों के बिना पे मैं कहता हूं कि मैं अश्योरेंस तो देता हूं पर रीजनेबल देता हूं, वो एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो मैंने कहा एब्सोल्यूट क्या होती है भाई? 100%। तो मैं देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, फिर वो बोल रहा है डिस्क्रिप्शन बताओ कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन रिपोर्ट में ही लिख दोगे आप। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो होती है बट वो लेस देन एब्सोल्यूट होती है, वो लेस देन। अच्छा आप फिर कोई आपसे पूछे आप उसको हाई लेवल एश्योरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं मैं पूरी रिस्क असेसमेंट करता हूं,
उसके ऊपर काम करता हूं, उसके सबूत इकट्ठे करता हूं, जिसके बेस पे मैं कंक्लूड करता हूं कि ये एश्योरेंस है। पर वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, बट एब्सोल्यूट से थोड़ी सी कम है। एब्सोल्यूट से थोड़ी सी कम क्यों है? 100% काम नहीं करे, इनहेरेंट लिमिटेशन है, आप मजबूर हैं, इनहेरेंटली एम्बेडेड है, आप पूरे साल का ऑडिट सिर्फ 1-2 महीने में कर रहे हैं। क्या टाइम लिमिटेशन स्कोप की वजह से आप पूरा ऑडिट नहीं कर सकते? तो आपने सिर्फ अपनी रिपोर्ट में ये बताना है। अच्छा, ये प्री डिफाइंड बातें हैं, आपको दुनिया की हर रिपोर्ट में मिलेगी कंसिस्टेंसी, आप क्लियर करें उसको। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये क्यों क्लियर करना लाजमी है, इस पे भी बात कर लेते हैं। एजीएम में बैठे हुए, सही है ना, ये तो केसेस भी हुए ना पिछली बार। एक XYZ क्लाइंट था ग्रैंड थॉर्डन में, हमारे दूसरे सेक्शन में। तो वहां पे हुआ ये कि FI उठा के ले गई पार्टनर को, छापा पड़ गया फर्म में, सीधी सी बात है। वो एक क्लाइंट था, उस पर फ्रॉड आ गया था, तो उठा के ऐसे मारा नहीं उसको इंक्वायरी के लिए। तो उनका तरीका होता है ना कि लेके चली गई। अब मैं बोला कि मतलब एक तो लेके जाना होता है ना, प्यास है, और एक तो होता है लेके जाना तो दिख जाता है आपको। खैर, तो मारा मारी कुछ भी नहीं, खाली उसको लेके गए उठा के, और उसको जो है पूछगछ की गई। उन बाद में बताया उन्होंने कि भाई क्या पूछगछ की गई, फिर हमें भी इन्वॉल्व किया गया कि यार देखो कि गलती तो नहीं हो गई थी, हम तो क्या दूसरा सेक्शन था। क्या सुनना, जब लेके गए तो बाद में आए तो पता लगा कि उनसे पूछा गया कि भाई एक बैंक से लोन लिया गया था, मे बी यू गेट देयर, जो भी ये केस था, सही है ना। खैर, बैंक से लोन लिया गया था, बैंक से लोन लिया था कंपनी ने, और कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री गिरवी रखवाई थी। कंपनी ने, सुनना मेरी बात, कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री गिरवी रखवाई थी, सुनना। और कंपनी ने जो अपनी इन्वेंट्री गिरवी रखवाई थी वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नहीं समझे? देखें भाई, बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक को बोला ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अच्छा, अब बैंक भी इस फ्रॉड में इन्वॉल्व था थोड़ा सा, क्योंकि वो तो काउंट करेगा ना जाके बिफोर, सही है ना। अच्छा, खैर, उसने भी कुछ लोगों को भेजा होगा, वो कुछ कल्यूजन हुआ होगा, वो वहां पे गए होंगे, और उसने देखा ऑडिटर ने तो ऑडिट किया हुआ है ना, तो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि आप पे तो रिलाय करेगा ना वो, क्योंकि आप तो कॉन्फिडेंस इनहांस करते हैं, और आपने कॉन्फिडेंस की लगा दी अगर आपने ऑडिट सही से नहीं किया। खैर, कहानी समझ आई हमें। तो फिर पार्टनर ने पूछा कि यार व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने कहा सर कोर्स ऑफ एक्शन ये है, मैं फाइल खोलता हूँ हेल्प करने के लिए, ऐसी बात है। मैंने कहा फाइल खोलता हूँ, क्योंकि जिसने किया था वो रिजाइन देके मतलब जा चुका था, नॉट कि वो फ्रॉड में लॉस, उसकी जॉब हो गई थी कहीं और। मैं कहा सर अभी देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है, देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले खोली फाइल, और फाइल खोल के ये देखा कि जब इनवॉइसेस जो हमने सैंपल में आई हैं, किस में आई हैं? सैंपल में, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के सबूत लगे होने चाहिए। तो मेरी जो इनवॉइसेस सैंपल में उठी थी ना, हमने उसके ऊपर टेस्टिंग पूरी की हुई थी, उसका GRN भी देखा था, सारी चीज़ें। मैंने कहा सर आप सेफ हैं, आने दें, कोई मसला नहीं है। वो आए, मैंने कहा फाइल खोली, मैंने कहा भाई ये देख लें, आपको मसला ये है ना कि इन्वेंट्री मौजूद नहीं थी। मैंने कहा मैंने 31 दिसंबर पे इन्वेंट्री काउंट भी किया था, सही है ना, पर पूरा नहीं, सैंपल पे किया था, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो FI वाला बोला पूरा क्यों नहीं किया। मैंने कहा भाई मैं लिख के देता हूँ कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ, मैं पूरी एश्योरेंस नहीं दे रहा। अब यहाँ पे ये बात चल रही है ना, नहीं बोला ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैंने कहा बैंक को बोलो जिसके पैसे डूबे हैं, उसने रिपोर्ट पढ़ी थी? उसने बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा जाओ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन के अंदर, हम यूजर को एड्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा यूजर मेंबर हो या तुम हो, तुमने देखी है ना रिपोर्ट, तुमने मुझसे करवाया स्पेशल ऑडिट, तुम आते मेरे पास, तुम बोलते हैं 100% इन्वेंट्री को वेरीफाई करके दे, हम करेंगे। यहां से पार्टनर का कॉन्फिडेंस ऊपर, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा है ना ऊपर, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अब मेरी बातों में कॉन्फिडेंस किसका ऊपर जा रहा है? पार्टनर का, एनहांसिंग द कॉन्फिडेंस। उसने बोला वाह भाई वाह, ये तो जो बहस कर रहा है सामने, तो सुनो। मैंने कहा खैर, मैंने कहा कि सुनो मेरी बात। अब मैंने कहा चलो भाई, बोला चलो सही, आप एक काम करो, सैम्पलिंग अप्रोच दिखा दो। मैंने ये भी चेक किया था कि ऐसा तो नहीं है बच्चों ने कोई गेम की हो सैम्पलिंग के अंदर जल्दबाजी में पेलने के लिए। मैंने देखा, देखो भाई यही सैम्पलिंग टूल में डालो, उसके स्क्रीनशॉट लगे होते हैं कि सैम्पलिंग टूल में डाल दो ना, सैंपल खुद निकल के आता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन जजमेंट नहीं है ना वो उसको। अच्छा फिर बोलेगा, अच्छा फिर सवाल देखो क्या पूछ रहा है वो, सवाल ये पूछ रहा है सामने से वो कि आपने कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, ये आपने कैसे डिसाइड किया। मैंने कहा रिस्क असेसमेंट पे। उसने बोला आओ खोलो। मैंने कहा आ जाओ खोलो, इसमें तो तुम करना भी नहीं भाई से। रिस्क असेसमेंट की। अच्छा क्या, मेरा तो क्लाइंट भी नहीं था ना, पर मैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख के बैठा था कि बोलना क्या है। हमने जब
रिस्क असेसमेंट की, तो रिस्क असेसमेंट में हमने देखा था कि इन्वेंट्री के कंट्रोल्स भी इवैल्यूएट हुए हुए थे। मैंने कहा काउंट भी होता है, सरप्राइज काउंट भी होता है, और वो जो काउंट इंस्ट्रक्शंस याद है कि फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, प्री नंबर्ड होना चाहिए, मैंने कहा सब हमने देखा हुआ है। उसके बेस पे हमने कंक्लूड किया था मॉडरेट रिस्क है, और मॉडरेट रिस्क के बेस पे हमारी फर्म की मेथोडोलॉजी ये कहती है कि आपने 200 का सैंपल सेलेक्ट करना है। तो हमने रैंडम बेसिस पे 200 तो बोला यार इतनी बड़ी इन्वेंट्री में तुमने 200, तो मैंने कहा आपको नहीं पता ईच एंड एवरी आइटम हैड अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, अगर मेरे 200 में कुछ नहीं आया तो बाकियों में भी नहीं आएगा। तो बोला ये तुमने फिर एश्योरेंस, मैंने कहा रीजनेबल एश्योरेंस, मैंने कहा जब मैंने बात तो यही है ना रीजनेबल एश्योरेंस, मैंने कहा अगर मेरे सैंपल में मैं अकाउंटेबल कब हूं, आप पार्टनर से पहले मुझे उठा के ले जाना, अकाउंटेबल तब हूं जब मेरे 200 में कोई मसला हो। जो 200 में कोई मसला होता है ना उसको हम कहते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क। क्या कहते हैं? सैंपलिंग रिस्क का पता है मतलब क्या? कि आपने सैंपल ही गलत उठाया, नहीं आई बात समझ, सैंपल गलत उठाया। अच्छा अब हमने सैंपलिंग भी कैसे की हुई थी सुनना, अलग अलग प्रोडक्ट्स थे उसके, तो अगर कोई बेवकूफ होता ना तो वो ये करता पूरी इन्वेंट्री को उठाता सैंपल लगा देता, वो सैंपल इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। आप हर किसी पे प्रोजेक्ट नहीं करते, मैंने हर एक कैटेगरी पे अलग अलग सैंपल लगवाया हुआ था, तो हर एक कैटेगरी पे अलग अलग सैंपल, मतलब कि सैंपलिंग बिल्कुल, ये था सैंपलिंग रिस्क, सैंपल गलत ना हो जाए, तो हमने सैंपलिंग तो सही की हुई है। तो मैंने कहा हर कैटेगरी में से 200, और अगर मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि अगर मेरे पास 6 तरीके की कैटेगरीज हैं तो 1200 हो गए। मैंने कहा भाई 1200 वेरीफाई किए हैं, मतलब और क्या चाहते हो? तो बोला सब क्यों नहीं किया? मैंने कहा भाई सबका मतलब कौन सी एश्योरेंस? मैंने कहा कंपनी को बोलते ना पैसे दे पूरे, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस देंगे। बैंक को बोलते ना आपको आज क्यों पंचायत हो रही है, तो खैर ये तो नहीं बोला ना, कुत्ते की तरह मारता वो इधर। खैर मैंने कहा आप खुद देख लें, इसमें कोई गलती नहीं है यार, मतलब फेयर बात है। आप इसमें कोई ऑडिट के लिए और ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, मैं एक्सेप्ट करूंगा इस बात को, सीखने को मिलेगा। पर खैर पार्टनर उस पर सीखने को मिलेगा ना, उसने बोला पार्टनर मुझे देख रहा यूं करके, तो भाई क्या बोल रहा है भाई, कुछ और बोल देगा। खैर उसने बोला नहीं, फिर इन्वेस्टिगेशन चली, हमारी फाइल्स गई, हमने एज इट इज उसको कॉपी भेज दी ना, उसने अपना देखा, उसने कुछ भी नहीं निकाल पाया। वो क्यों? नहीं आता था नॉलेजेबल। देखो FIA का जो बंदा आएगा ना वो ऐसे कोई फजूल बंदा नहीं होगा। इंस्पेक्ट देखो नीचे लेवल पे होंगे, पर जो ऊपर लोग बैठे हुए ना वो बिल्कुल डायरेक्ट नॉलेज होती है उनके पास। वो जो बातें कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि उसको पता है कि एश्योरेंस वगैरह क्या होती है। वो तो सिर्फ उसके लिए कि वो देखना चाह रहा था कि कितने पानी में ऑडिटर। अगर नॉलेज नहीं होती तो वो तो खा जाता। बोलता रिस्क असेसमेंट क्या है, सैम्पलिंग क्या है, इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट तुमने क्या। इवन उसने इंटरनल कंट्रोल्स की जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी देखी और देखा हमने कंक्लूड क्या किया हुआ है। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होते तो यहाँ पे सैंपल 200 के बजाय ज्यादा होता, तो मेरा रिस्क मॉडरेट होता या हाई होता? हाई होता। तो सैंपल साइज ज्यादा, क्योंकि काम ज्यादा करते हैं आप। तो वो सारी पूरी चेन उसने देखी और उसने बोला कि भाईजान बिल्कुल सही है। खैर मजे की बात क्या, इस बात को मानते हुए पूरी कहानी सुनाने का एक मकसद था कि इफ यू डोंट मेंशन अबाउट द रीजनल एश्योरेंस इन माय रिपोर्ट, ऑडिटर फंस जाएगा। ये हमने इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप को क्लियर करना, कि ये मैंने कोई एक्सपेक्टेशन गैप नहीं रखा। मैंने बोला भाई जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एश्योरेंस कौन सी होगी। तो आप अब बात कर लेते हैं इस पे, प्लीज सुनना। सर फिर प्रमोशन हो गया था, हाँ मतलब इसी केस के बाद मैं अपनी फर्म में विद इन आर्टिकल सुपरवाइजर हो गया था, विद इन आर्टिकल्स। पर क्या कहने का मतलब ये है कि वही अगर आप अच्छे अच्छे कामों में कर लेंगे, बात कर रहे थे कि आप खुद इनपुट देंगे तो इसमें देखो जलालत का भी चांस था ना। अगर FIA उसके साथ साथ तुझे भी उठा के लेके जाती, कहने का मतलब ये। खैर पर कहने का मतलब इफ यू टेक रिस्क यू विल गेट अ रिटर्न, पर रिस्क भी ऐसा कैलकुलेटेड, पर पता वता है नहीं। हाँ आओ क्या है भाई इधर चलें जी। तो खैर पहले पूरा देख दाग के करना होता है। खैर सुने सुने सुने, पहले बताओ कहानी से समझ आया इसकी इंपॉर्टेंस? कि आपने ये बता दिया कि ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे और फिर हम वहां पे बता देंगे कि रीजनेबल एश्योरेंस होती, तो वही FIA वाले को बोला भाई रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, भाई एब्सोल्यूट नहीं होती। जो आप मुझसे चाह रहे हैं वो एब्सोल्यूट है, हम कह रहे हैं वो उससे नीचे हाई लेवल। और हाई लेवल कैसे अचीव की? रिस्क असेसमेंट किया, कंट्रोल को समझा, कंट्रोल को टेस्ट किया, अपनी सैंपलिंग स्ट्रेटेजी को सही तरीके से डिवाइस किया और फिर सबूत लिए। हाँ अगर मेरे 200 के सैंपल में या 1200 के सैंपल में कोई भंड होता तो क्या कोई माफी होती? उसको हम सैंपलिंग रिस्क कहेंगे या नॉन सैंपलिंग? नॉन सैंपलिंग क्यों? क्योंकि आपकी अपनी गलती है। सैंपलिंग रिस्क का मतलब कि सैंपल में ही नहीं आया, तो आपने वो भी तो सही कर लिया ना। नॉन सैंपलिंग रिस्क यानी आपको पता होते हुए भी आपने उसको इग्नोर किया। और मैं ये दुआ कर रहा था
कि अगर 1200 आइटम्स में से कोई अल्लाह न करे ऐसी इन्वेंट्री हो जो उसको जमा कराई गई हो तो ये तो गए, फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता ना। तो हमारी इनवॉइसेस में वो इनवॉइस थी नहीं जो फेक होगी, यानी पता है क्या हुआ होगा, उस कंपनी ने कुछ फेक इनवॉइसेस भी बनाई होंगी। नहीं है ये बात समझ? और हो सकता है उसका जीआरएन ना हो, जीआरएन तो वो आई नहीं होगी कभी, तो ऐसी बातें गिरवी क्या रखवाएगा। तो वो पता है हुआ वह क्या होगा, वो ट्रेड पेएबल क्रेडिट होगी, इन्वेंट्री फेक डेबिट की गई होगी, क्योंकि जब मैनेजमेंट फ्रॉड करती है ना तो ऐसी बातें कोल्यूजन होगा, मिले हुए होंगे लोग, तो ये मिल के हुआ होगा। खैर जब वो इन्वेंट्री आई ही नहीं तो ऐसी बात है हमने एक फेक एंट्री बना दी, इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं है। अब इन्वेंट्री डेबिट पड़ी हुई है जबकि वो फिजिकली एग्जिस्ट, तो अगर वो मेरे सैंपल में आ जाती तो हम तो जीआरएन देखते हैं ना, और अगर जीआरएन नहीं होता तो हम वहां डिटेक्ट कर लेते। तभी तो वो कहता है कंट्रोल जितने भी अच्छे हों आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है, क्योंकि वो तो कंट्रोल्स की असेसमेंट है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वही कंट्रोल्स के बाद क्या सब्सटेंटिवली वो अमाउंट वेरीफाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। पहले बताओ भाई, बात क्लियर है? तो सबसे पहले ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियों में बताएगा मेरा मकसद था अश्योरेंस ऑब्टेन करना, कौन सी, और फिर बताओ रीजनेबल अश्योरेंस होती क्या है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती है। चलें आगे। ये क्लाइंट नहीं क्लाइंट नॉर्मल था ना, बैंक से तो लोन लिया हुआ था। ये केस कब खुला कि जब उस ऑडिटर ने, जो बैंक का ऑडिटर है, उसने बोला भाई ये तो बता तूने इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन कैसे की है, तो उसने जब जाके यहां से क्रॉस चेक किया तो उसको नहीं मिली, तो फिर इस वाले ऑडिटर को भी टेंशन हो गई। तो फिर ऐसी बात है, हमने अपनी चीज देखनी थी तो हमने फिर बचाया उसको। खैर अगर 1200 में मसला होता और हम बता भी देते, तो भाई अगर 1200 में मसला होता और तुम्हें अगर मसला मिलता और तुम बता भी देते तो डिटेक्ट हो जाता ना, तो फिर आप अपने सैंपल को और बढ़ाते और काम चेक करते और चीज़ें चेक करते, तो आपको वहाँ से फ्रॉड पकड़ में आ जाता। और फ्रॉड पकड़ में आता तो आप उसको बोलते कि इन्वेंट्री को हटाओ, और अगर इन्वेंट्री नहीं हटाता तो क्या कहलाती, मिसस्टेटमेंट, और मिसस्टेटमेंट से मटीरियल अनसर्टेनिटी देते, एम्फसाइज कराते अदर इंफॉर्मेशन या ओपिनियन, तो पूरी कहानी वहीं आके रुक जाती, सब्जेक्ट होकर तुम्हें मिल जाए। सही है? चलें रिस्क असेसमेंट भी रिवाइज करते, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अगर मॉडरेट सैंपल और सैंपल में कोई गलती हो तो रिस्क इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा ना भाई। देखो अगर सैंपल में मैंने 200 सैंपल सेलेक्ट किए जिसमें से 100 गलत निकले, तो आपको शक होगा मजीद भी गलत होंगे, तो आप वही रखेंगे, सैंपल साइज बढ़ा देंगे ये चेक करने के लिए। फिर आप क्लाइंट को बोलेंगे भाईजान इंसानों की तरह सही बताओ क्या क्या गलतियां हैं, वरना ये मैं रिपोर्ट करता हूँ SACP को, तो खुद ही सही कर देगा। क्लियर है? तो वो तो खैर आगे की बात है ना, सैंपल साइज इंक्रीज कर देंगे। जी कोई सवाल था जानी यहाँ पे? कोई भी नहीं है? चलें ओके। दूसरा, फिर वो बोलता है एक्सप्लेनेशन दे मटीरियलिटी की, किसकी? चलें अब इधर आ जाएं, ये अलग चैप्टर एक जिसको मैं यहीं पे कवर कराऊंगा कुछ हद तक, हो सकता है पूरा भी करा दूं आज। इधर पहले सबसे पहले हम किसकी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं? ऑडिटर की। अच्छा ऑडिटर की पहली जिम्मेदारी में क्या मकसद क्या है, और फिर ये बताना कि रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है। अच्छा अब बहुत ही सुकून से एक बात समझाने लगा हूं, अब फोकस होके बैठना है यहाँ पे, सही है प्लीज, अभी क्योंकि टेक्निकलिटी शुरू हो रही है ऑडिट की। आपने सामने वाले को बताना होता है मेरा ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। वापस से ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ना, इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस के आगे ये भी लिख देते हैं कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, यहां पे लिख देते हैं ताकि याद रहे, दैट FSR फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा ये क्यों, सुनना, ये पूरा जुमला इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने अपने शेयर होल्डर को ये क्लैरिटी से बता दिया मेरी जिम्मेदारी यहां पे गलती आइडेंटिफाई करना नहीं है, मटेरियल गलती आइडेंटिफाई करना है। अगेन मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी, अच्छा देखो आज टेक्निकलिटीज के मैं तुम्हें बता रहा हूं, अलग ही बात जाएगा, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं। और मैं जो रिपोर्ट में टाइम लगाता हूं ना, मैं अल्फिया कहता हूं, कोई और नहीं लगाता, मैं पूरे कंटेंट्स के ऊपर पूरा ऑडिट घुमाता हूं वापस से, जो कि घुमा भी रहा हूं, पर मैं कह ये रहा हूं कि तुम इसको फोकस होकर सुनना, इसमें गलती तो मतलब आगे तुम्हारी सारी जजमेंट्स गलत होंगी।
तो मैं तभी तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट भी कर रहा हूं बार बार, अगेन एंड अगेन, एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो इस पर जरा फोकस होकर सुनना, सही है। कोई कंफ्यूजन होगी हम हाथ के हाथ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल। इधर हमने कहा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस, और मैंने आपको ये बता दिया रीजनेबल एश्योरेंस क्यों होती है। आप 100% ऑडिट नहीं कर सकते, टाइम लिमिटेशन होती है, एस्टिमेट्स होते हैं ज्यादा, आप नहीं कर सकते 100% तो नहीं कर सकते। खैर, फिर उस रीजनेबल एश्योरेंस भी किस चीज पे लेनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फ्री है मिस स्टेटमेंट से या मटेरियल मिस स्टेटमेंट से? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। हमने कहा अच्छा भाई, हम आपको जो काम करके दे रहे हैं वो सिर्फ हम आपको ये श्योरिटी देंगे, वो भी रीजनेबल हद तक, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री तो हैं मिस स्टेटमेंट से, पर वो सिर्फ मटेरियल। एग्जांपल, एजीएम में बैठे हुए, एजीएम में एक बंदा उठा, उसने बोला सर वो 1000 रुपए की एंट्री नहीं हुई थी इसमें, तो शेयर होल्डर आपके मुंह पे फाइनेंशियल देके मारे हुए, क्या तफरी लगाई हुई है? मैंने कहा भाईजान बात सुनो, मैं जिम्मेदार किस पे हूं? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो वो बोलेगा आपने कैसे डिसाइड कर लिया मटेरियल? मैंने कहा फिर आप तो फुल एकदम चिंदी चोर आदमी है ना, आप तप रहे हैं। ऐसे इतने सारे शेयर होल्डर्स होंगे जो बोलेंगे भाई मुझे इन मटेरियल चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर 1000 रुपए के उस पर मैं ओपिनियन मॉडिफाई कर दूं तो क्या कंपनी की क्रेडिबिलिटी रहेगी, तबाह हो जाएगी? कोई देखेगा बोलेगा भाई ये तो मसले हैं यार, पता चले उसमें इंपैक्ट कितने का था, 1000 रुपए का। इतनी बड़ी मिलियन ऑफ रुपीज की कंपनी में 1000 रुपए का भंड, ओपिनियन मॉडिफाई। कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं डालने को तैयार, कंपनी की शेयर प्राइस 2 रुपए पे आ गई, पार से भी नीचे। ऐसा नहीं होता यार। आप बोलें भाई मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं एश्योरेंस दूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, इस चीज पे दूंगा कि ये तुम्हारे जो एफएस है ना, ये फ्री है मिस स्टेटमेंट से या मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो आपको हिट करे, जो दुनिया को हिट करे, जो दुनिया के लिए मटेरियल हो। क्लियर है? अच्छा जी, अब प्लीज सुनना, अब फोकस होकर सुनना। मैंने कहा शेयर होल्डर से बात चल रही है, शेयर होल्डर कह रहा है कि सही है भाई तुम मुझे रीजनेबल एश्योरेंस दोगे इस चीज पे कि ये जो एफएस दिख रहे हैं ये फ्री हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। तो उसने कहा कि भाई तुम ये कैसे डिसाइड करोगे कि मेरी नजर में क्या मटेरियल है? मैंने कहा तुम्हारे लिए वो चीज मटेरियल होगी जो तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज फोकस होकर सुनना। मैंने कहा भाई मटेरियल क्या है? हमने कहा मटेरियल वो चीज है कि अगर एफएस में रिकॉर्ड हो जाती तो शेयर होल्डर का डिसीजन चेंज हो जाता, चाहे डिविडेंड देने का, चाहे कहीं इन्वेस्ट करने का, चाहे इस कंपनी में मजीद इन्वेस्ट करने का। एग्जाम्पल एक एक करके बात करते हैं। मैंने कहा तुम ये सोचो कि किसी कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, किसी कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ब्रीच है, सही है, वो 15 से 11 पे आ चुका है, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर चुका है, कर चुका है, सही है, बिल्कुल कर चुका है। अच्छा, ये फैक्ट कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर रही, ये फैक्ट कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर। अच्छा, गोइंग कंसर्न है, वो सारी कंसिडरेशन हो चुकी हैं, सही है, गोइंग कंसर्न है। मैं कह रहा हूं मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, पर वो ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी इसलिए नहीं है पेरेंट ने पैसे दे दिए, पर ये फैक्ट डिस्क्लोज करना नॉन कंप्लायंस लाजमी है। अच्छा, वो डिस्क्लोज नहीं कर रही, क्या ये नॉन डिस्क्लोजर एक मिस स्टेटमेंट है? डू यू थिंक दिस इज मटेरियल? यस, बिकॉज इट मे इंपैक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर। नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है, जो आना चाहता है, उसको ये बात लाजमी नहीं पता होनी चाहिए, और अगर वो नहीं बता रहा तो ये एक डेविएशन है, वो एक मिस स्टेटमेंट है। ये मिस स्टेटमेंट का होना मैं मटेरियल इसलिए कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि मेरी जजमेंट के अंदर ये किसी भी शेयर होल्डर का डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब होता है पैसा डालना या नहीं डालना, ये फर्क। ये तो मैंने एक बेसिक सी बड़ी मासूम सी एग्जांपल दी कि आपको पूरा जो फिनोमेना हमने पीछे देखा हुआ है उससे कनेक्ट कर लिया कि भाई मैंने आपको एग्जांपल भी किसकी दे दी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। मैंने कहा इसके अलावा बताओ सर, मैंने कहा वापस से मटेरियल क्या होगी? जब वो गलती मेरे शेयर होल्डर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, ऐसा ही है, तो मैं उस गलती को क्या कहूंगा? मटेरियल कहूंगा। आ जाएं, मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं ना सर, हम मटेरियलिटी निकालना सीखते हैं। अच्छा भाई प्लीज सुनना,
मटीरियलिटी निकालना सीख रहे हैं फोकस के साथ। मैंने कहा यार शेयर होल्डर, जब मैं ऑडिट शुरू करता हूं ना, आज की फिर बता रहा हूं क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी टेक्निकल भी है। हम अभी बात किस पे कर रहे हैं? ऑडिटर की जिम्मेदारियों पे। ऑडिटर रिपोर्ट में क्या बता रहा है? मटीरियलिटी, कि मेरे लिए मटीरियल क्या है। अच्छा पहले तो ये डेफिनेशन लिख दूंगा, अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा था ना मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करूंगा और इस चीज पे ऑब्टेन करूंगा कि आपके एफएस फ्री फ्रॉम। फिर बताओ तो सही मटीरियलिटी है क्या, ताकि वो कंफ्यूज ना रहे। मैंने कहा यार देखो अब तुम्हें ना एक सही पिक्चर दिखाता हूं, जो कि पहले बताता तो कंफ्यूज रहते। सही पिक्चर ये कि जब आप ऑडिट शुरू करते हैं ना, तो आप पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं, ऐसा ही है। रिस्क असेसमेंट करने के बाद आप एक मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड निकालते हैं कि पूरे फाइनेंशियल्स में मेरे लिए ये अमाउंट मटीरियल है। और देखो मैं तुम्हें बताता हूं ईवाई में हम करते कैसे हैं, तो फोकस होकर यहां पे देखना। हमने कहा ईवाई मुझे कहता है सबसे पहले कि आप देखो यूजर को, यूजर मतलब शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सी चीज फैसिनेट करती है। हमने कहा प्रॉफिट, हमने उठा लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने कहा अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ना तो प्रॉफिट ही उसको अच्छा लगेगा, उसका फोकस किस पे होगा? प्रॉफिट पे। अच्छा कोई फिर ये हिस्टोरिकली चीजें चली और फिर ये डिसाइड हुआ कि जब मल्टीपल शेयर होल्डर से पूछा गया कि इस प्रॉफिट में अंदाजन कितनी छेड़खानी हो जाए तो तुम्हें मसला होगा, उसने बोला 5%। कितना? 5%। हमने कहा हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर 5% ले लें तो हम कहेंगे इस प्रॉफिट में 5% की छेड़खानी मेरे शेयर होल्डर के लिए क्या कहलाएगी? मटीरियल कहलाएगी। ये आपने निकाल लिया मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड ऑडिट की शुरुआत में, ऑडिट की शुरुआत में। अच्छा हमने अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन का 5%, हाँ जी कितना? 50,000। अज्यूमिंग, वो तो मिलियंस और बिलियंस में भी होती है। हमने कहा मटीरियलिटी हो गई 50,000, सही है। अब कोई भी गलती 50,000 को एक्सीड करे वो क्या है? क्यों? थ्रेशोल्ड से ऊपर है। अच्छा अब एक और चीज सुने, अगर एक कंपनी क्या आप देखते हैं कि यार बहुत रिस्की कंपनी है, तो आप बोलेंगे कि यार रिस्की कंपनी होने के नाते ना मैं अपनी मटीरियलिटी नीचे लाऊंगा, परसेंटेज और कम कर दूंगा। मैं बोलूंगा हर छोटी से छोटी चीज भी मटीरियल है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अच्छा अभी मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड कितना निकला है? 50,000। मैं गया इस फाइनेंशियल्स में, प्लीज सुनना, मैं तुम्हें ईवाई की मेथोडोलॉजी से कनेक्ट करता हूं। इधर पीपी, प्लीज फोकस होकर सुनना। पीपी आ रहा है हमारे पास कोई 2.5 लाख रुपए का, इन्वेंट्री आ रही है हमारे पास कोई 1,50,000 रुपए की, सही है। हमने कहा हमारे पास यहां पे कैश आ रहा है 80,000 रुपए का। ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल्स में तुम्हें दिख रही हैं। तुमने इन्वेंट्री पे अलग रिस्क असेस किया होगा, पीपी पे अलग किया होगा, सेल्स वगैरह पे अपना अपना किया होगा असेस, सही है। अच्छा यहां पे ऑडिटर को ये कहा गया कि भाईजान तुम जो ये मटीरियलिटी निकाल के बैठे हो ना, इसको हम कहते हैं ओवरऑल मटीरियलिटी ऑफ एफएस। ये पूरे फाइनेंशियल्स की मटीरियलिटी है। अच्छा फिर वो कहता है आप एक काम करें, आप निकालें टॉलरेबल एरर। मैं अपनी जबान में लेके चलूंगा ताकि आसान रहे। टॉलरेबल एरर, वो कहता है इसका हाफ कर लें। मटीरियलिटी का हाफ कितना आ रहा है? 25,000। अब फोकस होकर सुनना मेरी बात। हाँ ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी इतनी टेक्निकल बात करूंगा कि तुम समझ गए तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाओगे ऑडिट से। मेरी पूरे ऑडिट में मकसद ये होना चाहिए कि कोई भी गलती 50 से ऊपर ना जाए, नहीं होना चाहिए। मेरे पूरे ऑडिट में क्या मकसद होना चाहिए? क्योंकि मैं ओपिनियन दे रहा हूं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। अब प्लीज मेरी एक एक करके बात सुनना। इधर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, अगर मैं यहां पे इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री
रख दूं कोई 15,000 रुपए की, सिंपल। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है या ईवाई की मेथोडोलॉजी ये कहती है कि आपने एक ये टॉलरेबल एरर निकाला, कितने का? आप किसी भी हेड में, किसी भी एक हेड में, फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एक हेड में 25 से ऊपर की गलती बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप अगर हर हेड को 25 से नीचे रखेंगे ना, वो कभी भी मटीरियलिटी को पहुंचेगा ही नहीं। ये मैं आपको ऑडिट करने का जेन्युइन तरीका सिखा रहा हूं, ये कोई बताएगा नहीं तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ओवरऑल मटीरियलिटी कितनी है? पूरे एफएस में ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकती, बात खत्म यहां पे। सही है? ये तुमने क्या हवा में बात की है या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को देख के? उसको फैसिनेट क्या करता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने कहा उसमें कितनी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी, 50,000 बन गई। फिर मुझे ईवाई की मेथोडोलॉजी और आइजाज भी ये कहते हैं कि आप एक लोअर लेवल ऑफ मटीरियलिटी निकालें, जिसको आइजा कहता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्या कहते हैं? अभी सुकून से सुनना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, ना अपना दिमाग चलाना है। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, ओवरऑल एग्रीगेट वैग्रीगेट बाहर में गया। मैं कह रहा हूं फ्रेश दिमाग से सुने, नहीं कंसिडर करें कि तुम रिफ्रेशर के हो। सुकून से रह जाओ, सुकून से कह रहा हूं, बिल्कुल सुकून से। ओवरऑल ये वाली बकवास बिल्कुल भी नहीं। फ्रेश माइंड से सीखो, नया सीखो, फोकस के साथ। ओवरऑल पूरे एफएस में गलती कितने की नहीं होनी चाहिए? क्योंकि तुम कह रहे हो ये मटीरियल है, शेयर होल्डर को फैसिनेट प्रॉफिट करता है, उसमें 5% की छेड़खानी बर्दाश्त। अब जरा लॉजिक सोचते हैं, तुम्हारे पूरे ऑडिट में क्या मकसद होना चाहिए? सारी गलतियां हो भी 50 से नीचे हो, सारी गलतियां हो भी 50 से नीचे हो। ये मैं तुम्हें आज रूट कॉज बता रहा हूं ऑडिट का। तुमने रिस्क असेसमेंट की हुई है? तुम्हें हर एक हेड का रिस्क पता है, तुम्हें हर एक हेड का रिस्क पता है। तुम हवा में नहीं पहुंचे यहां तक। तुमने कंट्रोल देखे होंगे, तुमने एनवायरमेंट देखा होगा, तुमने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग, सारे के सारे रिस्क एक जगह लाके रखे होंगे। ऐसा ही है, उसको ऑडिट करना है। पर वो कह रहा है भाईजान एक बात अपने दिमाग में फिक्स करो, तुम्हारा ऑडिट के अंदर जितनी भी गलतियां 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसके लिए एक तरीका बनाया गया कि आप एक लोअर लेवल की मटीरियलिटी निकालें, जिसको हम ईवाई में कहते हैं टॉलरेबल एरर, और आइजा कहता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्या कहता है? इस पे काम करना है। कैसे? एक एक करके बहुत प्यार से सुकून से समझाऊंगा, तो बहुत जल्दबाजी करने की नीड नहीं है, एक एक करके ग्रैब करो। सही है जी? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी यहां लिख भी दूंगा मैं। सही है? हम क्या लिख रहे हैं उसको? बुक में क्या मिलेगा? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये आसानी के लिए किया हुआ है। खैर, अब स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि तुम अपने फाइनेंशियल्स के हर एक हेड को इससे कंपेयर करो। क्या ये हेड, प्लीज सुनना, क्या ये पीपी का हेड तुम्हारे टॉलरेबल एरर से ऊपर है? ऐसा है? अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारा हेड टॉलरेबल एरर से ऊपर है, कि तुम्हारा ये हेड हो गया सिग्निफिकेंट, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट हेड। अब मुझे स्टैंडर्ड ये कह रहा है, मैं बड़ी डिटेल बात करूंगा अभी, वो बहुत टेक्निकल बात। मुझे स्टैंडर्ड ये कह रहा है जब तुम पीपी खोलोगे ना, तो पीपी के अंदर जितनी भी इनवॉइसेस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? जितनी भी इनवॉइसेस मेरे पीपी के अंदर, लेट से इसके अंदर 26 की हो सकती है, 27 की हो सकती है, ऐसा है, 30 की हो सकती है, और 1000 की भी हो सकती है। वो कह रहा है भाईजान जितनी भी इनवॉइसेस ना 25 से ऊपर सब सेलेक्ट कर लेना, इस पे माफी नहीं है ऑडिट करना। क्योंकि भाई अगर ये एक भी डेविएट हुई ना, तुम्हारी टॉलरेंस से ऊपर निकल जाएगी, और टॉलरेंस से ऊपर जाएगी तो मटीरियलिटी के करीब पहुंचेगी। तो तुमने हर एक हेड में टॉलरेंस रखी है, कितनी? हाफ। कितनी रखी है? अगर तुम देखो तुम अपना रिस्क कैसे कम कर रहे हो, तुम्हें ये चीज सिखाने लगा हूं मैं। तुम ना रिस्क कैसे कम कर, देखो एक तो तरीका ये है ना, मैं आपको बुकिश बात बता दूं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है, परफॉर्म करोगे इसके ऊपर ऑडिट हो जाएगा, तो तुम वो एब्जॉर्ब करके निकल भी जाओगे। पर यार लेट्स टॉक प्रैक्टिकली कि होता क्या है, पीछे चल क्या रहा है इसकी गेम। ओवरऑल मटीरियलिटी कितनी, जल्दी बताओ। मैंने उसका हाफ किया परफॉर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? मैंने उसको कह दिया कि ये टॉलरेबल एरर है। मैं अपने इस टीई को कंपेयर करूंगा हर एक हेड से, जो भी इससे ऊपर होगा मेरे लिए सिग्निफिकेंट अकाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और फिर उस सिग्निफिकेंट अकाउंट में जो भी इनवॉइसेस या जो भी चीज 25 से ऊपर है, उसको तो मैं डायरेक्ट टेस्ट करूंगा। अबे भाई क्योंकि अगर वो एक ही गलत हो गई ना, तो आपकी मटीरियलिटी का हाफ तो यहीं ब्रीच हो गया।
तो किसी और हेड में गलती नहीं हो सकती क्या? तो मैं चाह क्या रहा हूं पता है, मैं हर एक हेड में टी से नीचे रहूं। अच्छा, तो आपका सवाल होना चाहिए सर इसके बाद जो पीपीई के अंदर, प्लीज सुनना, इसके बाद जो पीपीई के अंदर कुछ 200 की होंगी, कुछ 800 की होंगी, उसको लगाएंगे सैंपल, उसको लगाएंगे। अच्छा, ये पूरी जो मैं स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूं, ये इसलिए लेके चल रहा हूं कि भाई मैंने अगर मटीरियलिटी को हाफ किया तो उस हाफ पे उस हेड के अंदर जितनी इनवॉइसेस हैं वो तो सब उठा ली, वो तो बर्दाश्त। और तुम देखो सैंपल भी लगाओगे, सुनना मेरी बात, जब तुम सैंपल को प्लस करोगे, उस पर सैंपलिंग करोगे, तो उसमें भी तुम्हें हो सकता है कि गलती ना मिले, और अगर गलती ना मिले तो तुमने एक श्योरिटी हासिल कर ली। वो श्योरिटी क्या है कि टी से ऊपर वाले तो सारे सही हैं। सारे क्यों कह रहा हूं सही हैं? ये बात अब पिक की ना, सारे तो पिक किए हैं आपने, तो और सैंपलिंग के नीचे वाले मिलके भी तो टी तक पहुंच सकते हैं। नहीं भाई, जो आपने ओवरऑल सेलेक्ट नहीं किए, तो वो जो सैंपलिंग वाले हैं वो भी तो मिल मिला के वहां तक पहुंच सकते हैं, तो उसको भी टेस्ट किया ना, सबको या सैंपल पे? वेरी गुड, सैंपल पे। अच्छा, क्या सैंपलिंग का कंक्लूजन पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट हो सकता है? क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हो यार, और रिप्रेजेंटेटिव में आपने जब सैंपल उठाया और आपके सैंपल में आपने 10 उठाया, 10 के 10 सही हैं, तो आप बोलेंगे बाकी पीछे 1000 ही क्यों ना हो, सही होगा। आपको अश्योरेंस मिल गई, कौन सी? तो आपने सब नहीं किया जाए, सैंपल भी उठाया सर, अश्योरेंस मिली है कौन सी? रीजनेबल। अच्छा, अब आपने इस पूरे हेड में क्या कोशिश की? एक हेड पे सुकून मिल गया, ये बार टी से नीचे, मैं तो बोल रहा हूं मटीरियलिटी तो दूर की बात है, मैं इससे नहीं जाने दूंगा ऊपर। अच्छा, और ऐसे समझें, तसव्वुर करें, आपने कोशिश की, हर एक हेड में गलती मिलती जा रही है। सर सैंपल साइज कैसे सेलेक्ट किया? रिस्क के बेस पे। अगर आपको पीपी पे कंट्रोल्स नहीं मिले थे तो सैंपल कम उठाओगे या ज्यादा? खत्म बात। सैंपलिंग का चैप्टर कराया नहीं है, वो खुद बता रहे हो लॉजिक के पीछे कि कंट्रोल टेस्ट किए होंगे, अंडरस्टैंडिंग ली होगी, कंट्रोल्स में आपको पता लगा कि पीपी पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो रिस्क ज्यादा है। तो जो टी से ऊपर वाले हैं वो तो सारे उठा रहे हो ना, फर्क किसका बचा? नीचे वाले। तो नीचे वालों पे क्या ऐसे ही जाने दिया या सैंपलिंग? रिस्क ज्यादा तो सैंपल भी ज्यादा। भाई क्लियर है? पक्की बात है। सर 200 अमाउंट से रिपीट कर दें, 200 अमाउंट से रिपीट कर दें। भाई मैंने ये कहा एक पीपी 2.5 लाख रुपए का तुम्हारी किताबों में आ रहा है, तुमने ओवरऑल मटीरियलिटी कितनी निकाली? 50,000। क्या हवा में या किसी चीज को देख के? यूजर के इंटरेस्ट को देख के। जल्दी जल्दी बताओ, साथ साथ यूजर का इंटरेस्ट क्या है? उसमें कितने % की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी? 5%। क्या तुम रिस्क असेस कर चुके हो? तुम्हें पता है कहां कहां क्या क्या भंड हो सकता है? अब ऑडिट कर सकते हैं, पर पूरे ऑडिट में एक चीज मेक श्योर करनी है, क्या? 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 50 से ऊपर ना जाने के लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे? यस। 50,000 का थ्रेशोल्ड सेट हुआ, उस 50,000 के थ्रेशोल्ड को आधा करो। अच्छा, आधा करके देखोगे कौन सा अकाउंट मेरे फाइनेंशियल में इससे ऊपर है, तो वो तो सेलेक्ट हो जाएगा। क्या पीपी का ऑडिट करना है? क्यों? सिग्निफिकेंट अकाउंट है, क्योंकि वो तो आपके आधे से भी ऊपर है, और आधे से क्या ऊपर? मटीरियलिटी से भी ऊपर है। क्लियर है? खैर, आपका मकसद क्या होना चाहिए कि 50 से ऊपर नहीं जाए। हमने तो उससे भी ज्यादा चीज कर ली, आधा किया। अब मैंने बोला कि मेरा जो 25,000 रुपए का टॉलरेबल एरर है, प्लीज सुनना, अगर मेरा 25,000 रुपए का टॉलरेबल एरर है, मैं इसको आपको एक अल्फाज भी सिखाऊंगा नया, तो वो भी मजा आएगा। मेरा जो 25,000 रुपए का टॉलरेबल एरर है, पहले ये यूज हुआ अकाउंट पिक करने में कि मेरा एक अकाउंट इससे ऊपर है तो वो सिग्निफिकेंट है। मटीरियलिटी से कंपेयर नहीं करता, आधे से कंपेयर करता हूं, क्योंकि आधे पे ही रोकना है। अब सुनो, आधे से कंपेयर किया, पीपी सिग्निफिकेंट है, डिटेल काम होगा, पक्का हाँ या नहीं? अच्छा, ये 2.5 लाख रुपए क्या एक चीज है? इसमें मल्टीपल है। अच्छा, एक इनवॉइस कितने की है? 26। दूसरी, तीसरी। अच्छा, ये जो 25, 27, 30 व्हाटसोएवर जो भी तुम्हें चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, इसको पिक करना है। क्यों? 30 से ऊपर है, पक्का? अच्छा, अगर ये एक ही गलत हो जाए तो आपके टॉलरेंस से ऊपर निकल गई, फिर आप पता है इस डेंजर जोन में आ जाएंगे कि कहीं और अगर कोई भंड हुआ तो वो डेफिनेटली मटीरियलिटी को पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो आपने टेक्निकली अगर सीधी जबान में बताऊं, ये सिपाही बिठा दिया है, इससे ऊपर नहीं जाने देना। और क्यों? क्योंकि बाकी भी तो देखोगे यार,
और बाकियों में भी तो रिस्क हो सकता है कि कोई गलती सैंपल में ही ना है। तो आप बड़ा मोहतात होकर चल रहे हो कि मैं टीई से ऊपर अपनी गलती को जाने नहीं दूंगा। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है? अभी ये उसमें क्या होगा तो उसमें क्या होगा। सर टीई से ऊपर सारे चेक करने का टाइम होता है ना? बिल्कुल। टीई से ऊपर होते ही कितने हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसको हम कहते हैं की आइटम। क्या कहते हैं? हम ईवाई की ज़बान में उसको की आइटम कहते हैं। की आइटम्स का मतलब है टी से ऊपर जितने भी हैं वो आप सब सेलेक्ट कर लो और उसको डैश करो। अगेन मैं तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं। चलो तुम एक काम करो ना, तुम्हें होशियारी करनी है ना, तुम एक काम ये करो, तुम ये नहीं करो सेलेक्ट, तुम सबको सैंपल में ले आओ। क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी लॉजिकल है? क्यों? तो जो मेन आपकी टॉलरेंस है, भाई देखो आप कह रहे हो मैं इतना टॉलरेट नहीं कर सकता, सही है, उसमें से एक इनवॉइस भी फारिग निकली, टी से ऊपर चली गई, और दूसरी जगह भी तो ये हो सकता है ना, तो दूसरी जगह हो सकता है, तो आप तो मटीरियलिटी से ऊपर निकल के फिर आप ओपिनियन में लिखते हुए ना खुद भी हाथ कांपेंगे पार्टनर के कि भाई मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, जबकि आपने मटीरियल आइटम पे काम ही नहीं किया। मटीरियल आइटम पे, अच्छा मटीरियलिटी तो 50 है, आप आधे पे क्यों काम कर रहे हैं? हाँ, आप ये कह रहे हैं भाई मैं यहीं रोकूंगा ताकि वो जो अनआइडेंटिफाइड गलतियां हैं मिल मिला के वहां नहीं पहुंचे। लॉजिक है। अब एक दो सवालात इधर। सर इसके ऊपर कोई एग्जांपल दें प्रैक्टिकल, मतलब ये क्या मतलब, कोई मैंने घर की एग्जांपल दी है? टी से ऊपर देयर आर मेनी देन वी कैन डू सैंपलिंग फॉर देम। नहीं भाई हेलो, इधर हु टोल्ड यू दैट वी विल डू सैंपलिंग? मैं आपको क्या कह रहा हूं भाई, बैंक के अंदर 900,000 का सैंपल आया था, मैं टी से ऊपर क्या नहीं करूंगा टेस्ट? क्यों? और भाई अगर इतना बड़ा क्लाइंट है ना तो फिर टीम भी वैसी जाएगी। ये आगे जाके भी सीखना है हमें कि इतना हैवी क्लाइंट है तो आप पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त ये देखते हो कि आपके पास रिसोर्सेज हैं। अगर आप एग्जांपल दे रहा हूं, कोई आप 10 करोड़ रुपए का क्लाइंट लेके आ रहे हो और वहां पे 3-6 बंदों की भेज रहे हो, क्या डज इट मेक एनी सेंस? उसमें ये चीजें होंगी, आपको टेस्ट करनी पड़ेंगी ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। तो उसमें कोई बख्शिश या माफी नहीं है। की आइटम्स हैज टू बी टेस्टेड। क्यों? आपका रिस्क है भाई। मैं आपको सिर्फ एक इंसान, सिंपल सोच रखो, ऑडिटर को तो भूल जाओ, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं आपका मकसद है 50 से ऊपर कोई गलती नहीं जाए, तो आप जो उसके आधी वाली इनवॉइसेस हैं वो तो सारी देखोगे ना, और अगर उस पर भी सैंपल लगा दिया तो आपकी फिर मटीरियलिटी कंसिडरेशंस बेकार हैं। हाँ, कहने को आपको मैं सैंपल कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी आइटम हैज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, पर इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन तो था, पर मैं कह रहा हूं आप अपना ऑडिट तो इस तरीके से करो ना कि आप कोशिश करो कि डी से कोई ऊपर नहीं जाए। अब एग्जांपल, अब मैंने ये कहा कि प्लानिंग मटीरियलिटी जो ऊपर ही ओवरऑल मटीरियलिटी मैंने उसका हाफ कर लिया, इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी या टॉलरेबल। अब इस परफॉर्मेंस मटीरियलिटी या टॉलरेबल एरर को मैं यूज करके सबसे पहले देखूंगा कौन कौन से अकाउंट सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? अच्छा, मैंने ये सिपाही बिठा दिया। अब इस अमाउंट पे इससे ऊपर जो भी एक हेड में इनवॉइस होगी कि सबको चेक करना है, क्या कह के की आइटम है। अच्छा, अगर मैंने वही चीजें पकड़ ली जो टॉलरेबल एरर से ऊपर होती हैं तो वो तो वहीं सही करा दूंगा। क्या मेरा रिस्क कम हो गया? मैं अगेन बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने की आइटम की सिलेक्शन नहीं की तो यू आर इन अ डेंजर, क्योंकि हो क्या सकता है, अभी तुम अगले हेड में जाओगे इन्वेंट्री में, या लेट से तुम अलग एसेट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चले जाओ, उसमें कोई भंड आ जाए, तो मुझे आप एक बात बताओ, एक तो यहां का टी से ऊपर और वहां पे एक ही भंड वो मटीरियलिटी से ऊपर निकल जाएगा, तो क्या आपने उसको ऊपर जाने देना या रिस्ट्रिक्ट करना है? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको सैंपलिंग में भी कोई गलती निकली तो आप वो गलतियां जमा करते रहेंगे हर एक हेड की, हर एक, और जमा करते 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 देखेंगे क्या वो मटीरियलिटी से ऊपर गई। अगर मटीरियलिटी से वो गलतियां मिल मिला के ऊपर गई, आप मैनेजमेंट को कहेंगे मैं अपने ओपिनियन को, क्यों? अच्छा, अगर मटीरियलिटी को क्रॉस नहीं करे, मटीरियल है, अच्छा तो अब आप फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, ये बात तो तय, फिर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, ये बात तो तय। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप देखो यहां पे मकसद क्या है, वापस से ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, मैं कह रहा हूं, और इमटेरियल है, क्या तुम हवा में कह रहे हो या कंक्लूड करोगे? कैसे? अमाउंट को देख के। और लेट से अगर एक मिस स्टेटमेंट निकली 1000 रुपए की, क्या तुम अपनी ओपिनियन को, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे? वाई? तो आपको अगर कोई रेगुलेटर आके बोले प्लीज सुनना,
आपको कोई रेगुलेटर आके बोले कि भाई ये तो 1000 रुपये की गलती थी, आपने इसको क्यों नहीं मॉडिफाई किया? आप पहले उसको बोले कि सुकून से बैठ, ये देख यूजर का फोकस क्या है, प्रॉफिट पे। यूजर मुझे कहता है 5% की डेविएशन में बर्दाश्त, मैंने वो निकाला, फिर मैंने हर एक की आइटम को अलग से टेस्ट किया, उसके अलावा जो बच गया उस पर सैंपल लगाया, और सैंपल के लगाने के बाद उसमें 1000 की गलती मुझे मिली। मैंने मैनेजमेंट को कहा सही करो, मैनेजमेंट कह रही है भाई ये भी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, हम ये बाद में कर लेंगे, हमारी नजर में ये क्या है, इममटीरियल है। तो मैंने कहा तुम कह रहे हो इममटीरियल, किसको कह रहा हूं मैं? मैनेजमेंट को कहूंगा तुम भी लिख के दो इममटीरियल है, क्योंकि मुझे तो पीछे पता है मेरे लिए भी क्या है। मैनेजमेंट को कहूंगा लिख के दो, मैनेजमेंट लिख के दिया, हाँ हम कह रहे हैं इममटीरियल है, मेरे लिए भी, तो हम बोलेंगे ओके, ओपिनियन अनमॉडिफाइड, मैं कुछ भी आगे नहीं करूंगा। तो अगेन 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 एक बात, क्या मैं सिर्फ ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताऊं कि व्हाट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ मटीरियलिटी? यस, मैं उसको बताऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, जल्दी बताओ। ऑब्टेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने कहा आगे कि रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या, हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट, हाई लेवल बट, फिर ये बताऊंगा भाईजान कि मेरे लिए मटेरियल क्या है, और मटेरियल वो अमाउंट है जो कि एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ, पर वो जो एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर पे पूरा चैप्टर है, जिसका मैंने तकरीबन 40% डिस्कस कर लिया। और अगर एक बच्चा बोले कि सर किसी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, किसी कंपनी का प्रॉफिट, तो रेवेन्यू ले लो। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, देखो फिर भी फोकस होगा ना, मैं तुम्हें बताता हूं। नहीं एक्सपेंडिचर नहीं, एक मिनट जानी, मैं सवाल ले रहा हूं, मैंने देख लिया, एक मिनट रुक जाओ इधर। अब मुझे सर इनवॉइसेस पीएम से ज्यादा वाली बहुत सारी हुई तो सैंपलिंग करेंगे, सबको वेरीफाई करेंगे। भाई मैं आपको क्या कह रहा हूं, ईवाई की मेथोडोलॉजी में माफी नहीं है। ईवाई क्या कहता है, की आइटम मतलब आपने टेस्ट करना है। भाई लॉजिक है इसके पीछे। यार मुझे एक बात बताओ, अगर तुम की आइटम को टेस्ट, देखो भाई मैं सैंपलिंग का मना तो नहीं कर रहा ना, पर सैंपलिंग किस पे होगी, जो की आइटम के अलावा है। जब मैं आपको सिलेक्शन टेक्निक सिखाऊंगा ना, सुनना मेरी बात, जब आपको सिलेक्शन टेक्निक सिखाऊंगा तो वो सिलेक्शन टेक्निक में ये भी सीखेंगे कि अगर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज हो, स्मॉल नंबर ऑफ, क्वांटिटी में कम है वैल्यू में, वो तो सारे उठा लो। क्यों? अश्योरेंस क्या मिलेगी कि भाई ये तो सीधी सी बात है, ये तो टी से ऊपर ही जा रहे हैं, सबको चेक कर लो। अच्छा इसके अलावा चेक नहीं करेंगे सैंपलिंग पे? अच्छा अगर इसके अलावा भी तुमने सैंपल नहीं किया तो तुम गलत कर रहे हो ना। तो क्या तुमने पूरी पॉपुलेशन को टच कर लिया? तो क्या तुम अश्योरेंस दे पा रहे हो कि तुम ये कोशिश कर रहे हो कि टी से ऊपर कुछ नहीं जाए? क्लियर है? अच्छा अब एक दो सवाल पर इनका सवाल लेते, सर ये स्टैंडर्ड है कि टॉलरेबल एरर हाफ ही लेना है? नहीं 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 भाई भाईजान, ये जो है, एक मिनट पहले ये, फिर तुम्हारा सवाल ले लेता हूं। ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये रूल बेस्ड नहीं है, यहां पे आपको सिर्फ आइडिया दिया गया है, एक प्रिंसिपल बनाया गया। अब सुनो इधर जल्दी, तुम लोग मुझे बताओ कि भाईजान इधर बातें नहीं, इधर फोकस के साथ। तुमसे सवाल है, एक क्लाइंट है, मैं ईवाई की मेथोडोलॉजी भी लेके चल रहा हूं साथ साथ, ताकि तुम कनेक्टेड रहो, वही अलाइंड है वो आयजा से। एक क्लाइंट है जिसका पहला साल है और वहां पे तुम्हें रिस्क ज्यादा मिला, तो मैं सिर्फ तुमसे वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा। जहां पे तुम्हें रिस्क ज्यादा मिला वहां पे तुम कोशिश करोगे गलतियां ना हो, ऐसा ही है। तो जहां पे तुम्हें, चलो यूं बात कर लेते हैं, जहां पे तुम्हें रिस्क ज्यादा मिला वहां पे तुम्हें काम ज्यादा करना है, हाँ या नहीं? पक्की बात है, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, हाँ या नहीं? ऐसा ही है। मुझे लगता है कि मुझे टॉलरेबल एरर ज्यादा रखना चाहिए। वेरी गुड, कम, इनवर्स रिलेशन। अब आयजा में लिखा हुआ है देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, ओ भाई लॉजिक समझ ले उसकी यार। इनवर्स रिलेशन का मतलब यह है कि तुम्हारा रिस्क ज्यादा है तो तुम टॉलरेट कम करोगे तो चेक। दिस इज द रीजन बिहाइंड के मैं की आइटम्स को बढ़ा दूंगा, क्योंकि जितने मैंने थ्रेशोल्ड को कम रखा उतने की आइटम और सैंपलिंग कम हो जाएगी। तो सैंपलिंग मना तो नहीं कर रहा यार, सैंपलिंग करो। अभी ऐसा हो तुम लोग बोलो नहीं सभी टेस्ट करूंगा, तो भाई फिर तो एब्सोल्यूट पे चले गए। तो अगेन एक क्राइटेरिया है ना, हाँ या नहीं? पक्की बात है, समझ आ रहा है? अब सवाल पूछो। 10,000 की 10,000 की 5 गलतियां हैं और कितने हेड्स में आ रही हैं? कितनी हो गई? आगे इसको वेरीफाई नहीं, तुम्हें कैसे पता लगा कि 10 की 5 हैं? नहीं एक मिनट भाईजान, एक मिनट, हेलो इधर।
एक मिनट पहले सुन लो सवाल, भाईजान ऑनलाइन हो सवाल सुनो, सैम्पलिंग ज्यादा होगी, बिल्कुल ऐसा ही। भाईजान सवाल प्रश्न आया है आवाम से, इधर सुनो भाईजान, इधर सवाल प्रश्न आया है। प्रश्न ये आया है 10,000 की 5 गलतियां हैं, तुम्हें पता है? तो फिर तू बोल कैसे रहा है बे? एक मिनट सुन लो यार, सुन लो पहले सवाल सुन लो। हाँ जी, 5 हेड्स ने 10,000 की गलतियां हैं, नहीं की, पर तुमने एक मैंने सही है, वो कह रहा है अज्यूम करें से नहीं की, फिर इस पे जवाब दे, यही चाह रहे हो ना? सही है भाई, इसने बोला 10,000 की 5 हेड्स में गलतियां हमने आइडेंटिफाई नहीं की, मेरे की आइटम में नहीं आई, मेरे सैंपल में, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सैंपलिंग रिस्क था, कौन सा रिस्क? और मैंने सैंपल रिस्क को देख के उठाया, मेरा रिस्क ज्यादा था, मैंने अपने टी को कम कर दिया, मैं जस्टिफाई करूंगा मेरा टॉलरेंस देखो कम है, मैंने की आइटम ज्यादा उठाए, और की आइटम में तो गलती नहीं है, होती तो मैं बता देता। पहली चीज क्लियर है। दूसरा, मैंने सैंपलिंग की और सैंपलिंग के अंदर भी वो नहीं आया, तो मेरा तो कसूर नहीं है ना, नहीं आया। अब तुम तो ऐसी नजूमी बात लाए हो कि हर एक में 10,000 की गलती, तो चलो तुम्हारी मोहब्बत में क्या हम यहां पे अकाउंटेबल हैं? हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हें की आइटम में मिलता और तुमने जानबूझ के इग्नोर किया, क्या अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो? यस, सब रिस्पॉन्सिबल है। पहले बताओ मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया कि वी डू इन अ वे कि हम इसको कभी भी इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। क्लियर है? अब पूछ भाई, भाईजान सवाल सुन लो प्लीज, सवाल सुनो जल्दी। पहले सवाल बना तू, अभी दिमाग में तेरे प्रोसेस हो रहा है। अच्छा एक मिनट, सॉरी मैं सबको बताता हूँ भाई, एक सवाल प्रश्न आया मार्केट में वापस से कि 24,000 रुपए की इनवॉइस हो, यहाँ पे हम एक्सपर्ट बैठे हैं। हाँ जी, हाँ नीचे वाली सैंपल पे हर अकाउंट में 24,000 की, मतलब हाँ सैंपल पे करेंगे क्योंकि मजबूरी है, शौक है, मजबूरी है, मजबूरी और शौक में फर्क है ना। सही है। इधर एक मिनट, अब सुनो सुनो सवाल सुनो, वापस आते हैं। देखो पहले तो मैं ऐसी कंपनी ढूंढना चाहता हूं जहां पे हर कंपनी ने 24 हर हेड में मारा हुआ होगा। सही है। 2.5 लाख में 2 इनवॉइस, चलो हैं, हमने वो सिलेक्ट नहीं की, सैंपल बेसिस पे वो सामने अगर 2 आ जाती हैं, 2 तो डायरेक्ट गलती निकल जाएगी, 25,000 निकलने दो। तुम्हारे सैंपल में सेलेक्ट होने का चांस था भाई। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारी वालदा बोलेंगे 10 लड़कियां हैं शादी करानी है इससे, एग्जांपल है, मतलब जब भाई मेरी शादी होती तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था। सही है। मामू की कॉल आई, हमारी बेटी आपकी, हमने बोला सही है हमारी, खत्म, ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास, तो की आइटम ही था। सही है। इधर सुनो, ये सुने, अब तुम्हारे पास सैंपलिंग है, अब जब तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी गई, सही है, और तुमने बोला यूं हाथ करो, यूं करके जिस पे भी उंगली, सुनो एक मिनट सुन ले, उसमें एक तो सुन तो ले मेरी जान। अरे भाई नहीं नहीं, तो चलो 100 लड़कियां कर लो। सही है, वो हो नहीं सकता भाई, 100 बंदियां शादी के लिए रेडी तुमसे। सही है। इधर अब मुझे एक बात बताओ, 100 बंदियों में तुम्हें ये नहीं पता कि किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन क्या पढ़ी हुई है, क्या सीन है। सही है। तुम्हारी लॉटरी है, एक उठानी है। सही है। अब उसमें से नहीं, सुन तो लो, अबे एक नहीं हो रही, रुक जाओ एक मिनट, इधर प्लीज सुनना वो के साथ। अब तुम्हारी अम्मा बोले कि यार पहले तो ये की सेलेक्ट कर ले, ये की आइटम्स हैं। बोला आप अम्मी कैसे कह रही हैं की आइटम है? भाई क्योंकि ये सीए की भी, ये डॉक्टर है, ये है। सही है। तुमने उसको सेलेक्ट कर लिया, अब तुमने बोला यार चलो सही है यार, ये मुझे समझ आ रही नहीं आ रही, तुमने बोला चलिए इनको भी देख लिया, अब एक काम करते हैं सैंपलिंग में भी 2-3 उठा लेते हैं। सही है। सैंपलिंग में 2-3 उठाने के लिए तुमने क्या किया, अब हो सकता है उसमें भी कोई अच्छी हो, जैसे तुम 24 कह रहे हो ना, वो 24 को मैं कह रहा हूं उसमें भी कोई अच्छी हो। सही है ना, 24 की नहीं हुए, इधर फोकस प्लीज, फोकस के साथ, उसमें भी कोई अच्छी हो। और हो सकता है कि जो तुम 24 वाली बात कर रहे हो और वो 24 वाली तुम्हारे सैंपल में ना, एक सुन तो ले मेरी बात, 24 वाली सैंपल में तुम्हें उस 100 में दिखी नहीं दिखी ना इसको, ये तो सैंपल पिक एंड चूज है ना यार, पिक एंड चूज है। तो सैंपलिंग में तुम्हें क्या लगता है, एक मिनट सुन लो,
अबे तो ये तो मैंने कहाँ है 24 दिखा, एक मिनट कहाँ है 24 दिखा। नहीं ना मेरी जान, देखो तुमने कभी लेजर देखा है जिंदगी में? लेजर किस कंपनी का देखा? लेजर लेजर एक मिनट जल्दी यार, बातें नहीं यार, हमें कंक्लूड करना है इसको जल्दी से। लेजर देखा कभी जिंदगी में? देन हाउ यू कैन कंक्लूड कि मुझे सामने दिख रही है? पहले एक बात सुनो, एक मिनट। लेजर होता है हजारों पेजेस का, लाखों लाइन आइटम्स होते हैं उसके अंदर। कितने होते हैं? लाखों लाइन आइटम्स में से 100-200 की आइटम्स होते हैं। लाखों लाइन आइटम में से 100-200 की आइटम होते हैं। आपको वो कह ही नहीं रहा कि आप 24-24 पे फोकस करें, आपको वो कह रहा है टॉलरेबल एरर से ऊपर जो है आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, वो तो अप्रोचिंग मटीरियलिटी है, आप उसको पिक करें और आप अपने सिस्टम में बाकी आइटम डालें जिसमें हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हो सकती है, भले ही उसमें 24 की क्यों ना हो। अगर सिस्टम ने उठाया, उसका चांस होने का सिलेक्शन का था, आप उठा के करेंगे। अदरवाइज इफ यू फील लाइक इन ऑर्डर कि मुझे 24 में रिस्क दिख रहा था, उसने जानबूझ के 1000 कम किया होगा, आप अलग से सेलेक्ट कर लें, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सिलेक्शन। क्या कहते हैं? तो अपने इस वाली मस्ती को यही मारो कि जो 24,000 रुपए की आइटम मुझे दिख रही है तो उठा ले, तकलीफ हो रही है तो उसको वेरीफाई कर ले। सुनो यार, देखो लॉजिकल बात करते हैं। एक होती है ना कि यार बात सुनो मेरी बात, देखो मुझे जवाब देने पे कोई मसला नहीं है, सैंपलिंग में करो, उससे मैं दुनिया को बनाता हूं, तुम मुझसे पूछ रहे हो। सुनो मेरी बात, देखो कहने का मतलब क्या है, तुम्हें 24 की दिख रही है ना, अच्छी लग रही है, उठा ले, सही है? सुन ले, फोकस सुन लो, 24 की पिक कर ली, अब तुमने 24 की वेरीफाई की, तुमने 23 की भी दिख रही है, वो भी उठा ले। एक काम कर, 23 की उठा ली, सही है? अब आगे सुनो फोकस, अब फोकस। अब तुमने 23 की इनवॉइस देखी, 22,500 की दिख रही है, 22,500 की दिख रही है, वो भी कर लेता हूं, तो भाई तू जिंदगी भर से यही करता रहेगा। कहने का मतलब क्या है? देखो यार, तुम्हें मेरी जान, मेरे पप्पू, सिखाने का मतलब क्या है? सिखाने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, सिखाने का मतलब यह है कि आप जो है प्रिंसिपल बेस्ड चलते हैं। आपको प्रिंसिपल यह कह रहा है कि टॉलरेबल एरर से ऊपर की स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है कि आप जो चीज टॉलरेट खुद कह रहे नहीं कर सकते, उसको तो वेरीफाई करो। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया गया, और उसके नीचे भी अगर आपको कंट्रोल टेस्टिंग में कुछ स्पेसिफिक इनवॉइसेस के कंट्रोल फेलियर दिखे थे, वो अलग से उठा लेना, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सिलेक्शन। उसमें कि तेरी 24 वाली आ सकती है, उठा के सुकून से देख ले, वेरीफाई कर ले, उसके बाद क्या कर लियो भाई? सैंपल। सही है? बात क्लियर है? तो यार टेंशन किस बात की है? तेरे को पंचायत है 24 दिख रही है भाई, मैं कह रहा हूं ज्यादा दिल हो रहा है उठा लो, वेरीफाई करो, आगे बढ़ जाओ। पर अगेन तुम जब ऑडिट करने जाओगे ना, अल्लाह करे मेरे पास आओ, सही है? हम उसको सीखेंगे उस वक्त, और जब तुम्हारे ऊपर 50 हेड्स का प्रेशर होगा ना, मैं उस वक्त तुमसे बोलूंगा बेटा 24 उठाई नहीं उठाई, बात आई समझ? तो तुम बोलोगे 24 तो छोड़ो, की आइटम भी नहीं हो रहे मुझसे। लॉजिकल बात करते हैं यार, एक महीने में तू 24 की 50 चेक करेगा। देख यार 26 तो मैंने लिखी है ना। हाँ तो भाई मैंने यहाँ पे क्या पूरे पेज पे छोटी छोटी इनवॉइसेस भर दूं? एग्जाम्पल ये लो 5 लिखूंगा ना। अच्छा देखो नजर कहाँ आ रही है 24? एक मिनट भाईजान, आखिरी सुनना। अच्छा जल्दी जल्दी प्लीज, हमें कंक्लूड करना है, यानी बातें नहीं भाईजान, इधर प्लीज बातें नहीं। 100, अबे तो बेवकूफ 100 इनवॉइसेस तो 100 ही सेलेक्ट कर ले, सैम्पलिंग क्यों कर रहा है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज यार, कम ऑन। 100 इनवॉइसेस हैं तो 100 के 100 सेलेक्ट करो ना, सैम्पलिंग की कोई तुक बनती है? नहीं बनती भाई। अगर मैं कह रहा हूँ 50 से 50 उठा लो, 100 मैं तो कभी भी, मेरा पीछे जूनियर है वो मेरे पास आएगा ना, वो बोलेगा 100 इनवॉइसेस मैंने सैम्पलिंग की, चमाट मार के भगाऊंगा उसको मैं। क्यों? 100 ये वेरीफाई कर लो। अबे भाई जो 100 तेरे सामने दिख रही है उसमें से सैंपल क्यों कर रहे हो यार? 100 की 100 उठाओ। अब ये हो तुम्हारे पास 5000 इनवॉइसेस, उसमें अगर फिर भी 24 दिखे उठा लियो, सही है? मिलते हैं भाई, अल्लाह हाफिज, चलें।